मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह पिट्स इंडिया एक्ट पर आधारित है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगस्त 1784 में पिट्स का एक इंडिया एक्ट पास हुआ। इसने भूतपूर्व अधिनियमों के दोषों को दूर करने का प्रयास किया था। इसकी भाषा अगर हम देखें तो वह भी संयमित ही थी। इसमें कंपनी के प्रदेशों को भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। पिट्स इंडिया एक्ट के पास होने के क्या कारण थे, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इनके जो प्रमुख कारण थे, तो सबसे पहला जो कारण था वह था रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था, उसमें त्रुटियों का होना। कंपनी की शासन व्यवस्था का जो आधार था वह रेगुलेटिंग एक्ट था। यह अधिनियम अगर हम देखें, हमने पढ़ा है पहले, तो वह काफी दोषों से भरा हुआ था। यह विरोधाभासों और अनभिज्ञता से भी भरा हुआ था और इससे जो अधिकांश उपबंध थे वह भी कहीं ना कहीं अस्पष्ट थे। गवर्नर जनरल की परिषद पर निर्भरता से उसे एकदम प्रभावहीन बना दिया गया था। वॉरिंग हेस्टिंग और पार्षदों के बीच संघर्ष ने कंपनी के शासन को अकुशल, अव्यावहारिक तथा प्रतिष्ठाहीन बना दिया था। सपरिषद गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे वह भी अस्पष्ट थे, जिसके फलस्वरूप हमने देखा कि दोनों में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। सभी प्रेसिडेंसियों को अलग अलग नीति निर्धारण करने का अधिकार रहने के कारण कंपनी की नीतियों में एकता का अभाव भी पाया गया था। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के गृह सरकार के संविधान में जो परिवर्तन किया गया था वह भी कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण ही था। इसके अतिरिक्त कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता थी, जिसके कारण अगला एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से आया। दूसरा अगर हम कारण देखें तो वह भी बहुत प्रमुख था और वह था ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर कमजोर नियंत्रण का होना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी पर संसद के नियंत्रण की जो व्यवस्था की गई थी वह त्रुटिपूर्ण थी। यह नियंत्रण अगर हम देखें तो वह बिल्कुल प्रभावहीन था। खराब शासन और भारतीयों पर अत्याचार के कारण ब्रिटिश सरकार वॉरिंग हेस्टिंग के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती थी। यहाँ तक कि संसद ने वॉरिंग हेस्टिंग और उसके सहयोगी होरेनबनी को बुलाने का प्रस्ताव भी किया, जिसे कंपनियों के स्वामियों ने माना। अतः ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि कंपनी पर उनका नियंत्रण अधिक कड़ा होना चाहिए, जिसके लिए नया कानून बनाना अत्यधिक आवश्यक था। इसलिए यह भी एक प्रमुख कारण बनकर के सामने आया। तीसरा जो प्रमुख कारण है वह है डंडास और फॉक्स के विधेयक। कंपनी पर अधिक कड़ा नियंत्रण और रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से डंडास और फॉक्स के विधेयक जो हैं वह प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि आधिकारिक तौर पर वह जल्द से जल्द एक विधेयक का निर्माण करे। 2 महीने के अंदर ही पिट ने विधेयक तैयार किया, जिसे 1784 ईस्वी में संसद ने पास कर दिया था और यह इसका प्रमुख कारण बना। अगला चौथा जो प्रमुख कारण था वह कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी कह सकते हैं। आर्थिक कारण प्रमुखतः 2 प्रकार के थे। पहला, कंपनी के बुरे शासन के कारण भारत में अंग्रेजों के व्यापार में मंदी आ गई थी। अमेरिका में अंग्रेजी शासन से बाहर निकल जाने के कारण आर्थिक दृष्टिकोण से इंग्लैंड के लिए भारत का महत्व अत्यधिक बढ़ गया था। अतः यह आवश्यक समझा जाने लगा कि कंपनी के मामलों को अधिक नियंत्रित किया जाए। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अनुचित तरीके से अपार धनराशि कमा रहे थे। इस संबंध में काफी सख्त मनाही के बावजूद वे तरह तरह के अनुचित तरीके अपना करके धन जमा कर रहे थे।
अवकाश प्राप्ति के बाद इंग्लैंड लौटकर वे इस धन का भोग विलास में उपभोग करते और देश में भ्रष्टाचार फैलाते थे। अतः कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाना आवश्यक समझा जाने लगा और यह भी नए अधिनियम के पारित होने के लिए एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आया। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने के अगर हम पांचवें कारण पर ध्यान दें तो उनमें से एक कारण भारत की भलाई भी हो सकता है। एक और कंपनी का भ्रष्ट प्रशासन भारतवासियों के लूट खसोट में लगा हुआ था, तो दूसरी ओर ब्रिटिश जनता भारत की भलाई के लिए सचेष्ट भी थी। अंग्रेज यह नहीं चाहते थे कि भारत में कंपनी का शासन अप्रिय और अस्थायी हो, जिसका उल्टा प्रभाव कहीं न कहीं उनके व्यापार पर पड़ेगा। पिट इस संबंध में काफी सचेत था और वह चाहते थे कि भारत में कुशल शासन की स्थापना हो। भारतवासी यह महसूस करें कि अंग्रेज उनकी भलाई चाहते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। इसके अनुसार जो परिवर्तन किए गए हम संक्षिप्त में उन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला, गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक सदस्य सेनापति होता था। दूसरा, बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों को कूटनीतिक संधि, युद्ध तथा लगान के मामलों में पूर्णतया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। तीसरा, ब्रिटेन के सम्राट द्वारा मनोनीत 6 कमिश्नर आयुक्त की एक समिति बनाई गई थी, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें मंत्रिमंडल के स्तर के 2 सदस्य होते थे। भारत में कंपनी शासन, सेना तथा लगान संबंधी मामलों पर इनका नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके अलावा चौथा, कंपनी के सभी पत्राचार तथा रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने का जो अधिकार था वह कमिश्नरों को दिया गया। पांचवा, भारत में कंपनी के अधिकारियों को गोपनीय आज्ञाएं भेजने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति भी स्थापित की गई। और छठवा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल किसी भी राज्य के साथ युद्ध अथवा संधि नहीं करेगा, यह प्रावधान इसमें किए गए थे। इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से कंपनी के सैनिक और असैनिक प्रशासकीय व्यवस्था और उसका संचालन ब्रिटेन की सरकार के अधीन होगा, यह भी इसमें कहा गया। पिट के इंडिया एक्ट से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल प्रांतीय गवर्नरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए। इससे कंपनी के शासन में दृढ़ता, स्थायित्व तथा एक रूपता आ गई थी। इससे केंद्रीकरण की नीति का प्रादुर्भाव जो था वह भारत के शासन में भी हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बनने और उसमें ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रिमंडल के 2 सदस्यों के होने से कंपनी के भारतीय शासन में ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के अधिकार और नियंत्रण बढ़ गए और उनकी सैनिक व असैनिक व्यवस्था ब्रिटेन सरकार के अधिकार में हो गई थी। अधिनियम के अगर हम संवैधानिक महत्व को देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। यह 1858 ईस्वी तक भारतीय संविधान का आधार भी रहा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के लिए एक स्थायी माध्यम की रचना की। इसके लिए एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिस पर कंपनी के प्रशासन का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व सौंपा गया। इलवर्टे के शब्दों में पिट ने कंपनी को ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधिक संस्था के प्रत्यक्ष तथा स्थायी नियंत्रण में रखने के सिद्धांत को अपनाया। श्री राम शर्मा के विचारानुसार पिट्स एक्ट ने इंग्लैंड में भारतीय मामलों के निर्देशन के मौलिक सिद्धांत को बदल दिया। स्वामी मंडल शक्तिहीन हो गया तथा संचालक मंडल ब्रिटिश सरकार के पूर्णतः अधीन हो गया। अधिनियम के कुशल प्रशासन तथा देश के एकीकरण के उद्देश्य से परिषद गवर्नर जनरल के हाथों में समस्त शक्तियों को केंद्रित कर दिया। अधिनियम ने भारत सरकार के प्रशासन यंत्र में कई सुधार लाए। केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के गठन में परिवर्तन कर गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की स्थिति को दृढ़ बना दिया।
वे वास्तविक कार्यपालिका प्रधान बन गए। 1786 ईस्वी में अधिनियम में पुनः संशोधन लाकर लॉर्ड कॉर्नवालिस को निषेधाधिकार प्रदान किया गया। वह परिषद के बहुमत के विरुद्ध निर्णय ले सकता था। स्वामी मंडल को शक्तिहीन बना दिया गया। नियंत्रण मंडल की सर्वोच्चता के कारण इसका संचालक मंडल के निर्णयों में परिवर्तन करने का अधिकार जाता रहा। इंग्लैंड में कंपनी के कर्मचारियों के अभियोगों की जांच के लिए एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना कर बहुत बड़ी कमी को दूर किया गया। अधिनियम ने गवर्नर जनरल का गृह सरकार से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर उसकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति को उच्च बना दिया था। जे हॉलैंड रोज ने अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भारत में अधिनायकवादी शक्ति का उपभोग करते हुए भी वायसराय ब्रिटिश संवैधानिक यंत्र का एक अंग था। इसमें सरकार के प्राचीन सिद्धांतों का सामंजस्य किया जाता है। यह पिट की एक बहुत बड़ी सफलता थी। लॉयड ने कहा है कि पिट्स के एक्ट का तत्कालिक प्रभाव बहुत अधिक था और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से भारत सरकार के ढांचे में सुधार हो गया। इस एक्ट ने उन सब गलत नियंत्रणों और बाधाओं को दूर कर दिया जिनके कारण वॉरेन हेस्टिंग का अपनी परिषद तथा अधीनस्थ बंबई और मद्रास की सरकारों से झगड़ा हुआ था। इस एक्ट के द्वारा उन दोषों को भी दूर किया गया जो उसने भारत सरकार के ढांचे में बताए थे और उन उपायों को अपनाया गया जो उसने बताए थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, उसकी क्या धाराएं थी, उसका क्या संवैधानिक महत्व था, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।